हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो स्टार्स हैं, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस 2a है और दोनों के बीच में 10a का डिस्टेंस है। सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो। ये एक स्टार ये दूसरा स्टार, इनके बीच में 10a का डिस्टेंस। इसका रेडियस a, मास m। यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया। हमने बताना है व्हाट शुड बी द स्पीड सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्टार। फाइंड द वैल्यू विद विच बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड, ताकि इसके सरफेस से प्रोजेक्ट करे तो दूसरे के सरफेस पे पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ आ गया? यही लास्ट लाइन थी। What should be the speed with which body should be projected so that it reaches the surface of smaller star? सर वो 16 लिखा है 2a के साइड में। 3 m। एक का रेडियस a, 2a, दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस 10 है। हमने बताना है किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि दूसरे के सरफेस पे पहुंच जाए। कैसे कर सकते हैं? ये पहुंच क्यों नहीं सकता? अगर मैं कम वेलोसिटी दूंगा तो ये क्यों नहीं पहुंच सकता दूसरे के सरफेस तक? ग्रेविटेशनल ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो कि वो बिगड़ स्टार है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो ये वापस आ जाएगा। तो हमने बताना है हम किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि ये पहुंच जाए, बिकॉज यही कंसेप्ट यूज होंगे ना। जैसे मार्स मिशन है, दूसरे प्लानेट पे जाना है, मून पे लैंड कराना है, तो इंडिया को अभी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं आती, इंडिया हार्ड लैंडिंग कराता है मून पे। इसीलिए इनका चंद्रयान खराब भी हो गया था, बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव टेक्नोलॉजी फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो हम किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें ताकि ये दूसरे पे पहुंच जाए, और ये हार्ड लैंडिंग ही होगी। सर एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर करनी ठीक से है। ठीक है मेरे को पहले सर कंसेप्ट। इसमें ऐसे कर हाँ जी। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि हम देख लें कि फील्ड कहाँ तक जीरो होगी, मतलब हाँ, इन दोनों के बीच में, और वहां तक की मतलब सर ऐसे एनर्जी निकालें। बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे फील्ड जीरो होगा, वहां तक पहुंचाना है, फिर तो स्मॉलर प्लैनेट अपने आप ही अट्रैक्ट करके ले जाएगा। हमें सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंचाना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, मतलब दोनों का फील्ड इक्वल हो गया। मान लो अगर वो ये पॉइंट आता है यहाँ पे कहीं पे, तो आपको यहीं तक पहुंचाना है। इसके बाद तो ये वाला प्लैनेट खुद ही दूसरी बॉडी अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगी। सो यू हैव टू टेक इट ओनली अप टू द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम जीरो, बिकॉज उसके बाद फिर स्मॉलर का फील्ड डोमिनेट करने लग जाएगा। करो सॉल्व इसको। पहले वो पॉइंट निकालो, फील्ड जीरो कहाँ पे होगा। पहले वो पॉइंट निकालो जहां पे फील्ड जीरो होगा। लिख लो कंसेप्ट ऊपर। सो यू कैन राइट as the body is projected as the body is projected from smaller to the larger body, there is a point on the line joining the two where gravitational field intensity becomes zero. If the projected body can reach up to this point, सर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो के बाद क्या बोला था? gravitational field intensity becomes zero if the projected body can reach up to this point. It will be attracted by smaller body towards it.
मतलब उस पॉइंट से 0.001 मिलीमीटर भी आगे गई तो दूसरी बॉडी अट्रैक्ट कर लेगी, तो इसलिए हम वही पॉइंट ले लेते हैं कि वहां तक पहुंच गई तो स्मॉलर बॉडी अट्रैक्ट कर लेगी। सो पहले वो पॉइंट निकालो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, फाइंड दैट पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट आया? डिस्टेंस कितना आया उसका लार्जर से? 8 है। 8 है, ठीक है। एट ए तक सबका आ गया, फिर उसके आगे कराओ। मैं कि 8 ए नहीं आया, हम लेंगे कि से यहाँ से डिस्टेंस ले लो, so let this distance be x, so gravitational field intensity so एक स्टार से एक बॉडी से डिस्टेंस आ रहा है 2 है, दूसरे से 10 है। तो उसे जस्ट पी तक पहुंचना। तो जब वो प्रोजेक्ट की थी उसके पास एनर्जी कितनी थी? इसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इसको मैंने वेलोसिटी वी दी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो वो लार्जर के सरफेस पे है। -gm into 16m by 2m। यही होगी एनर्जी। इसका मास 16 m है, इसके सेंटर से डिस्टेंस 2a है।
माइनस जी इंटू 16m इंटू m/2a माइनस जब वो पॉइंट P पे पहुंच गई तो इसके बाद सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची। यहां से V की वैल्यू निकाल लो। ये स्टेप ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहे हैं ऐसे क्यों लिखा मैंने? ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू लार्जर बॉडी। लार्ज, और ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर बॉडी। बिकॉज इसकी एनर्जी इसके कारण भी निकलेगी ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8a है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m इंटू m/8a। सिमिलरली P पे भी दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहां से V निकालो क्या आता है। सर एक बार ये दोबारा समझा दूं। कौन सा स्टेप? ये हाफ एम डी स्क्वायर वाला। इसकी एनर्जी बताओ मेरे को, एक मास यहाँ पड़ा है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसके कारण कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला बोलो कितनी? हाफ इसकी एम वी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² कहाँ से आया? स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ इन दोनों के कारण। पहले लार्जर के कारण बताओ कितनी, लार्जर के सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका? 2a पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? G16m स्मॉलर के सेंटर से कितना डिस्टेंस है? 8a। 8a, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMM/8a। है दोनों दोनों ने नहीं है इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों की नहीं लोगे, जब दो स्फीयर्स हैं तो एक के कारण क्यों लेंगे? दोनों के कारण फोर्स लगेगी तो दोनों के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। आंसर क्या आया? क्या है आंसर? मेरे पास जो आंसर दिया दैट इज अंडर रूट ऑफ 45 GM/4a। यस सर यही आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 45 GM/4a सॉल्व करना था, सिर्फ मैथ्स बचा था। नेक्स्ट राइट, find potential energy of a solid sphere
of mass m and radius r. And B part is potential energy of a spherical shell of mass m and radius r. हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m रेडियस r है और सिस्टम में कुछ नहीं है, मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये पॉइंट मास नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट मास होता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं आइसोलेटेड बॉडी की। मैं आपसे कह रहा हूँ सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। इसको हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सेल्फ एनर्जी का मतलब सिस्टम में और कोई मास नहीं है, अर्थ भी नहीं है, इसकी अपने मास के कारण एनर्जी। So we call it self energy. अब नॉर्मल आपने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए? फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, for a two particle system potential energy is defined as, अरे आपने तो टेस्ट भी दे दिया सैटरडे को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? Work done to move a point from infinity. Work done to move the masses from infinity to their respective positions. कि m1 को इन्फिनिटी से उसकी पोजीशन तक लाए तो कोई वर्क डन नहीं, फिर m2 को m1 की प्रेजेंस में लाए तो वर्क डन निकाला। सिमिलरली ये स्फीयर भी जो बना है ये बहुत सारे शेल्स को ज्वाइन करके बना होगा। जब मैंने यहाँ पे सबसे छोटा शेल बनाया होगा पहला, तो उसके लिए तो वर्क डन 0 रहा होगा। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर एक और शेल चढ़ाया, बिकॉज बहुत सारे एक के ऊपर एक शेल ज्वाइन करते गए तो सॉलिड स्फीयर बन गया। तो जब मैं एज्यूम करूं कि अगर मेरे को इसकी एनर्जी निकालनी है, मैं ले लेता हूं कि एट एनी इंस्टेंट let the radius of the sphere be x. Let the radius of the sphere be x at any instant. एट एनी इंस्टेंट इसका रेडियस x था। मैंने अगर इसकी थिकनेस बढ़ानी है dx, मतलब ये मास मेरे को इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक लाना है, तो मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज मास L इज ऑलरेडी इन द सिस्टम। इस स्फीयर का मास m है, मेरे को ये dm मास को इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक लेके आना है, तो मैंने कुछ वर्क डन किया। वो वर्क डन आया टू इंक्रीज द रेडियस फ्रॉम x टू x प्लस dx। तो टोटल वर्क डन निकालना है तो रेडियस शुड इंक्रीज फ्रॉम 0 टू r। अगर मेरे को ऑलरेडी स्फीयर है जिसका रेडियस x है, मैं आपको बोलूं कि से मेरे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस x है, इसका मास m है, मेरे को इस पे एक dm मास की एक शेल ऐड करनी है, तो वर्क डन कितना होगा सिर्फ ये बता दो। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, उसके ऊपर मैंने एक शेल ऐड करनी है जिसका मास dm है, तो वर्क डन कितना होगा? ये शेल का मास dm है, इसको इन्फिनिटी से लेके आए हैं, तो वर्क डन कितना होगा?
Work done to add a spherical shell of mass dm to a sphere of mass m. कुछ आइडिया? पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? Work done to move a unit mass from infinity to that point. मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस x है. इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी? फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर माइनस gm by x माइनस em माइनस gm by x. तो ये जो मैंने स्फीयर बनाया था जिसका मास m है, रेडियस x है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल है माइनस gm by x. फिजिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 kg के मास को इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक लेके आता हूँ तो मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो माइनस gm by x होगा. अब मैं यूनिट मास को नहीं लेके आता, मैं डीएम को लेके आता हूँ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर यूनिट मास के लिए वर्क डन v था तो मैं डीएम मास को लेके आऊंगा तो वर्क डन कितना होगा? माइनस GM ओवर एक्स. माइनस जीएम डीएम ओवर एक्स. वी डीएम बेसिकली यूनिट मास के लिए अगर वर्क डन v है तो मास dm है तो वर्क डन इज vdm. टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट, गेट द आंसर. सो हमने इसको सिर्फ सॉल्व करना है मैथमेटिकली और रिजल्ट याद रखना है, शेल का भी और सॉलिड स्फीयर का भी. दिस डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड एनीवेयर. स्कूल एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, तो कहीं नहीं पूछेंगे, बट रिजल्ट याद रखना और ये सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट याद रखना. पॉइंट मास हो तो सेल्फ एनर्जी नहीं लेते हम, तो अगर सॉलिड स्फीयर है या शेल है तो सेल्फ एनर्जी होती है. सो यू कैन राइट सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज self energy of solid sphere is work done to assemble that solid sphere. Self energy of solid sphere is work done to assemble that solid sphere. Consider a solid sphere of mass m and radius r. Consider a solid sphere of mass m and radius r. If the mass is uniformly distributed throughout the volume, if the mass is uniformly distributed throughout the volume, then if mass is uniformly distributed throughout the volume, then density of the sphere is at any instant of sphere formation, let its radius be x. मास हो जाएगा फिर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. To add a spherical shell
of mass dm and thickness dx. मास कितना होगा इसका? इसका वॉल्यूम कितना होगा शेल का जो ऐड किया है? हम ऐसे ही करते थे, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, बिकॉज दो मेथड है ना, या तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करते हैं या एरिया इंटू थिकनेस करते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी dm. V is potential on surface. VDM, V is minus gm by x. m की और dm की वैल्यू पुट कर दो. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज माइनस 3gm स्क्वायर by r6. This is the work done to increase the radius from x to x plus dx. 0 से r बढ़ाना है तो इंटीग्रेट. अब सारा भूल जाओ, बस ये रिजल्ट भी रट लोगे तो मेरे लिए बहुत है. Self energy of solid sphere is तो ये इम्पोर्टेंट है. हाँ जी. तो वो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वीडीएम लिया उसमें से वीडीएम तो तब जैसे अगर वो पॉइंट मास होता है उसके लिए लिखा था, तो अब वो शेल है तो उसके लिए भी सेम कर सकते हैं. स्फीयर के सरफेस पे भी यही फॉर्मूला होता है, माइनस gm by r. बिकॉज उसमें भी हम सारे मास को पॉइंट मास की तरह सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए. ओके सर.
मेडिकल वाले तो अपना एरर के चांस देख लो कितने हैं। इस बार ही जलंधर के 3 बच्चे हैं जो 670 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं 720 में से नीट में। मतलब अभी तक तो 3 का पता है। 2 जलंधर में पढ़ते थे, एक एलेंस चंडीगढ़ में लड़की पढ़ती थी, उसके सबसे ज्यादा बन रहे हैं 686। वो एलेंस चंडीगढ़ में थी। बट 686 का मतलब है कि 720 में से 686, तो एरर का चांस बहुत कम है। फिजिक्स में एटलीस्ट इतने नंबर तब आएंगे अगर आप 170 स्कोर करोगे 180 में से। कि 170 फिजिक्स में, 170 केमिस्ट्री में, 20 नंबर तो फिर भी उड़ गए। केमिस्ट्री में फिर भी आपको स्कोर करने पड़ेंगे 360, सॉरी बायो में 360 में से एटलीस्ट 345 के आसपास, अगर इस रेंज में पहुंचना है तो इसका मतलब फिजिक्स में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, केमिस्ट्री में 2 कर सकते हो, और बायो में 3 कर सकते हो अगर इस स्कोर पे आना है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन गलत है, मतलब 180 में से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन गलत। इससे ज्यादा गलत किए तो रैंक खिसकते जाएंगे। बिकॉज मेरी कल स्टूडेंट से बात हो रही थी तो 600 के ऊपर तो बहुत ही बच्चे हैं। मतलब मेरे को ही कितने बच्चों ने बता दिया जो मेरे से पढ़ते थे कि 600 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। 600 से ऊपर का मतलब होता है पंजाब का कॉलेज मिल जाएगा, पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में, भी पटियाला, फरीदकोट, अमृतसर। बट अगर आपको नेशनल कॉलेजेस चाहिए जो इंडिया के अच्छे कॉलेजेस हैं या एम्स में चाहिए, तो फिर 640 से ऊपर एम्स कोई भी चाहिए, अगर कोई भी एम्स चलेगा अगर आपको। बट अगर लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, सफदरजंग, एम्स दिल्ली, इन सब में चाहिए तो 665 मिनिमम टारगेट रखना पड़ेगा। सर पिछले क्वेश्चन दोबारा समझाते, तो उसके अंदर हमने एनर्जी जो ली थी, फिर हमने वो भी नहीं लिया कि जो सरफेस पे हमने उससे एनर्जी ली हाफ एम बी स्क्वायर, और उसके अंदर जो थी उस टाइम पर ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वो जब डिस्टेंस उससे जब वो 8 डिस्टेंस पे आ जाएगा तो फिर वो उस टाइम पे फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी ले लेंगे। देखो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमने सरफेस पे काइनेटिक ली तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो लेनी है ना दोनों स्फीयर्स के कारण। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी। जैसे ठीक है सर। डायरेक्टली ऐसे करते हैं जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, और दोनों स्फीयर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे इज इक्वल टू दूसरे जहां पे पॉइंट लेकर जाने हैं वहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इससे आंसर सही नहीं आ रहा था। नहीं, आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी ली और पोटेंशियल कौन सी ली? पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्फीयर्स की वजह से ऐड हो जाएगी। हाँ तो जैसे मैंने वही तो किया, मैंने भी तो वही किया, मैंने और क्या किया था? सर लेकिन जैसे आपने दूसरे वाले में जैसे जब वो स्मॉल ए रेडियस वाले सरफेस पे पहुंच गया तो आपने जो वैल्यूज ली मैंने थी। स्मॉल ए के सरफेस तक तो लेके ही नहीं गया, मैं तो पी तक लेके गया, फिर तो वो अपने आप चला जाएगा। मैंने स्मॉल के सरफेस तक तो लेके ही नहीं गया कभी। मेरे को वहां तक नहीं लेके जाना, मेरे को पी तक लेके जाना है, उसके बाद तो वो अपने आप जाएगा। ओके सर, अगर जैसे डायरेक्ट करें कि जैसे आप दूसरे के सरफेस पे नहीं लेके जाओगे। आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, मिनिमम वेलोसिटी तब होगी जब पी तक पहुंचोगे। ओके सर। अब दूसरे के सरफेस पे एनर्जी नहीं निकालोगे, बिकॉज वहां पे वो सेकंड की स्मॉलर स्फीयर की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपने आप चला गया फिर। ओके सर। आप क्या पूछ रहे थे तानिश? सर आगे समझ आगे डाउट। से हाँ जी सर, क्लियर हो गया। देखो, इसी वे में शेल की बताओ, शेल की एनर्जी क्या होगी? स्फीयर को तो हमने शेल्स को ज्वाइन करके बना लिया, तो अगर मैं बोलूं सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, लिखो, हेडिंग डालो, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। For the shell of mass capital M and radius r,
for a shell of mass capital M and radius r, the self energy is work done to move the masses from infinity to the shell, work done to move the masses from infinity to the shell. अब इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी मेंटल पिक्चर देखो. मान लो कि मेरे पास एक शेल है और इसका कोई मास नहीं है, ऐसे इमेजिनरी शेल है, इसका कोई मास नहीं है. मैं इस पे एक फर्स्ट मास लेके आया इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक, वर्क डन कितना होगा? 0, इसका कोई मास नहीं था. अब इसके सरफेस पे मास रख दिया मैंने m. पहले इसका कोई मास नहीं था, मैंने इसके सरफेस पे जो मास रखा दैट इज m. इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी? -gm/r. इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगी -gm/r. मैं एक और मास अब लेके आया dm इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक, वर्क डन कितना हो जाएगा? पहले जब m को लेके आया था तो कोई वर्क डन नहीं था. अब मैं स्मॉल मास dm को इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक लाया तो वर्क डन कितना? vdm. vdm means -gm/r into dm. इसमें वेरिएबल कौन सा है इस इक्वेशन में? m. तो अगर मेरे को टोटल मास स्फीयर पे कैपिटल M लेके आना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ये हो गया. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज वर्क डन टू इंक्रीज द मास ऑन द शेल फ्रॉम m to m plus dm. तो 0 से कैपिटल M तक मास बढ़ाना है तो वर्क डन विल बी and this will be the gravitational self energy -gm²/2r. उससे रिलेटिवली बहुत आसान डेरिवेशन है, उसमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ा था. इसमें बिकॉज रेडियस चेंज नहीं करता, उसी रेडियस के ऊपर हम और मास लेके आते जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा मास लेके आते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. कम होती जाएगी. नेगेटिव नहीं है? यस, कम होती है. बिकॉज जब वो इन्फिनिटी पे मास पड़ा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब नेगेटिव है तो कम होती जा रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी. इसका रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर. बढ़ेगी. रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, कम हो कम जाएगी. होगी. कम होगी. हाँ. बिकॉज अगर ये मासेस को मैं फ्री छोड़ देता, ये पास आते हैं दूर जाते? पास. पास आने, तो पास आने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना. तो जब वो पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जब दूर जाने लगेंगे तो अच्छा ये बहुत पास थे और दूर जाने लग गए तो एनर्जी रिलीज हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? रिलीज. दूर ले जाने के लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. दूर तो ये अपने आप नहीं जाएंगे ना, दूर तो लेके जाना पड़ेगा. लेके जाना पड़ेगा तो आपको कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, अपने आप कैसे दूर चले जाएंगे?
पास आने से बॉडीज एनर्जी रिलीज कर सकती हैं दूर जाने से, बिकॉज एनर्जी रिलीज, जैसे मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो ये अर्थ के पास जा रहा है, अर्थ के पास जा रहा है, तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रही है, बिकॉज पास आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो इसको नीचे से ऊपर लेके आना है, फिर तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कोई एनर्जी देगा तो ये ऊपर आएगा, अपने आप ऊपर नहीं आएगा। अर्थ से दूर अपने आप नहीं जा सकता, नीचे अपने आप जा सकता है, पर हीलियम बलून ऊपर अपने आप जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए हीलियम बलून की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता तो हीलियम बलून की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? प्लस GMM/r। एक मिनट में आता हूँ जरा। हमने इसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या किया था? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही थी या पोटेंशियल नेगेटिव क्यों आई थी? उसकी सिग्निफिकेंस क्या लगी थी? attractive. नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट सर कि वो खुद से आ रही है इसलिए नेगेटिव लिखी थी। अट्रैक्टिव फोर्स। हीलियम बलून जो है अगर अर्थ के पास से छोड़े वो अट्रैक्ट होता है? नो सर। तो वो दूर जाता है, मतलब सॉर्ट ऑफ रिपेल हो रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल प्लस GM/r होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी GMM/r होगी, माइनस GMM/r नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूं हीलियम बलून को छोड़ा और वो छत के पास चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। कम हुई, बिकॉज अपने आप जा रहा है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो बॉडीज रिपेल होती हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आती है और जो बॉडी अट्रैक्ट होती है उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। तो फॉर्मूला भी अपने आप चेंज करना पड़ सकता है। अगर यही न्यूमेरिकल वो आपको दे देते कि हीलियम बलून के साथ और हीलियम बलून का मास दे देते तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस GMM/r नहीं लगाना था, प्लस GMM/r लगाना था। नोट में लिख लो, इसको भूल जाओगे नहीं तो। ये पहले नोट कर लो, हमने कहाँ तक लिखा था शेल का? शेल हमने कहाँ तक लिखा है जो लिख रहे थे? हमने ऊपर कुछ हेडिंग में लिखा होगा ना,
mass from infinity to the Work done to move masses from infinity to that surface. Infinity to that point. So you can write, if at any instant, mass of the shell is small m. If at any instant mass of the shell is small m, then mass of the shell is small m, then work done to add mass dm to the shell is VDM. Work done to add mass dm to the shell is VDM. Where एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास को लाने के लिए वो लिखा है वीडीएम, तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में पूरे शेल का क्यों वीडीएम लिखा था, जैसे स्फीयर में एक पॉइंट? उसमें भी सारे पॉइंट्स जो शेल के थे सबका डिस्टेंस तो सेम ही था ना। यस सर। उसके सरफेस की पोटेंशियल सेम ही है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो आप एक जगह पे लेके आए या पूरे शेल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो एक ही बात रहेगी ना। ओके सर। बिकॉज लेके तो हम उसी पॉइंट पे आए हैं जिसकी पोटेंशियल भी है। ठीक है सर। इसके आगे नोट में लिखो, for bodies which are moving away from earth, for bodies which are moving away from earth due to gravitational force, for bodies which are moving away from earth due to gravitational force, potential is given by V is equal to plus gm by r, and potential energy is U is equals to plus Repeat करना last line. potential is V is equal to plus gm by r, and potential energy is U is equal to plus gmm by r. बस माइनस साइन हटा दो दोनों के आगे से, and potential energy is V is equal to plus gmm by r. So next time करते हैं सर साइमन की क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर, एक मिनट, लेवल 2 के डाउट्स भी लिखवा दें।
59 में क्या है बताओ? सर सेकंड आंसर मैच नहीं कर रहा था 1600 वाला। At what depth below the surface does the acceleration due to gravity becomes 50% also applied? जब आपने हाइट का फॉर्मूला लगाना है तो जनरल लगाना है जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ जी सर ये वाला लगाया था, लेकिन इसका आंसर 2650.9667 आ रहा था। जी आर ओवर आर प्लस एच लगाएंगे तो हमें वैल्यू दी है जी की वैल्यू बिकम्स हाफ आर ओवर आर प्लस एच 1/√2। हाँ ठीक है, गलत है ये आंसर, 1600 नहीं आएगा। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 50 और 51 भी डाउट थे। 51 52 अगेन वही है, वी और ई का फॉर्मूला है, वो नहीं होंगे अभी। मैंने अभी कंसेप्ट ही नहीं कराया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, बिकॉज वो थोड़ा सा मतलब कम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको शायद 12th में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सिखा देंगे तो आ जाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, तो अभी आपको डिफरेंशिएशन भी ठीक से नहीं आती, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा। एक बार ये नॉन मेडिकल वाले 12th में पढ़ लेंगे, फिर ऐसी चीजों को टैकल करना आसान होगा, और मेडिकल वालों को ये सब आता नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 65 हाँ, उसके अंदर उसका भी आंसर नहीं निकल रहा सर। आंसर जिनके नहीं निकल रहे हो मेरे को मैसेज कर दो, मैं चेक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 65 और 49 सर सेम। आंसर क्यों नहीं निकल रहा, कैसे कर रहे हो? 55 तो आ रहा है आंसर, सीधा 65 सीधा। 55 65 65 65 ठीक है ये आंसर। सर और क्वेश्चन नंबर 49 और ये सेम नहीं है सर? 65 and 49। Tunnel is dug along the diameter of force on a particle and at a distance। उधर क्या, उधर भी तो सेम ही आंसर दिया है। नहीं सर अलग अलग हैं। और tunnel is dug along, वो 49 वाला आंसर ठीक है। सर हाँ वही वाला निकला था सर। ये वाला आंसर तो डायमेंशनली गलत है जो 65 में दिया हुआ है। जी सर। सर 52 ठीक है सर, बाकी निकल गए।